हेलो दोस्तों, मूवीस्तान इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कॉमेडी ड्रामा मूवी दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रोज आइलैंड। नवंबर 1968 में जॉन बाप्टिस्ट टोमा नामक व्यक्ति स्ट्रासबर्गो शहर के यूरोप काउंसिल में आते हैं। काउंसिल के बाहर आने के बाद वो वहाँ काउंसिल के पार्किंग लॉट में वो अजीब आकार की गाड़ी देखते हैं। काउंसिल के बिल्डिंग के अंदर आने के बाद वो देखते हैं ठंड से ठिठुरता हुआ आदमी बेंच पे बैठा है जिसके पास गर्म कपड़े नहीं है। वो गार्ड गैरी को उस आदमी के बारे में पूछते हैं। गैरी इनको बताता है ये एक इटालियन इंजीनियर है जिसका नाम जॉर्जियो रोजा है जो पूरे हफ्ते से यही रुका हुआ है और वो अजीब कार इस इंजीनियर की है। जॉर्जियो ये दावा करता है कि वो एक देश का राष्ट्रपति है। यूरोपियन काउंसिल को वो एक फाइल दिखाने लाया है जिसकी सेवा वो जाएगा नहीं। जॉर्जियो से छुटकारा पाने के लिए जॉन टोमा गैरी से फाइल ले लेते हैं और वो फाइल वो अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचते हैं वो फाइल वो कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन फाइल पे दिखने वाले यूनाइटेड नेशंस के लोगों की वजह से वो अपना मन बदल देते हैं। फाइल को पढ़ने के बाद जॉन टोमा गैरी को कहते हैं कि वो जॉर्जियो को मीटिंग के लिए अंदर बुलाए। जॉर्जियो उसका बनाया हुआ टापू बचाने के लिए उनसे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन जॉन और उनके सहकर्मी उलझन में है, इसलिए जॉर्जियो अपनी कहानी शुरू से बताना शुरू करता है। एक साल पहले बोलोनी शहर में जॉर्जियो और उसका एक दोस्त मॉरिजियो ऑर्लैंडिनी एक बार में अपने बाकी दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रेजुएट होने का जश्न मना रहे थे। जॉर्जियो वहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गैब्रिएला को देखता है और उसको अपने साथ ड्रिंक करने के लिए आमंत्रित करता है। जॉर्जियो गैब्रिएला को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है जिसके साथ गैब्रिएला के फिलहाल झगड़े चल रहे हैं। गैब्रिएला और उसका बॉयफ्रेंड 3 साल से साथ में है। ये सुनकर जॉर्जियो को ताज्जुब लगता है क्योंकि जॉर्जियो और गैब्रिएला भी 3 साल साथ में रहे थे। गैब्रिएला के पिता को वो लड़का अच्छा लगता है। इस बात से जॉर्जियो परेशान है क्योंकि गैब्रिएला के पिता जॉर्जियो को बिल्कुल पसंद नहीं करते। गैब्रिएला जॉर्जियो को इसका कारण बताती है। जॉर्जियो ने उसके पिता के टीवी को धमाके में उड़ा दिया था। उसके बाद जॉर्जियो ने उनसे माफी भी नहीं मांगी। शायद गैब्रिएला की शादी होने वाली। उसके बाद वो देखती है कि बहुत देर हो चुकी है और जॉर्जियो गैब्रिएला को घर छोड़ने के लिए निकलता है। जॉर्जियो उसने खुद बनाई हुई कार में गैब्रिएला को ले जाता है जिससे गैब्रिएला प्रभावित हो जाती है और वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी गैब्रिएला उसको बताती है उसने जॉर्जियो के साथ रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि उसके साथ रहना जोखिम भरा है। कुछ देर बाद पुलिस उनको रास्ते में रोक लेती है जो कहती है कार को लाइसेंस प्लेट नहीं है। पुलिस जॉर्जियो को पेपर्स के लिए पूछती है। जॉर्जियो पुलिस को अपना आईडी कार्ड देता है क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। जॉर्जियो की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से गैब्रिएला उस पे गुस्सा हो जाती है। पुलिस जॉर्जियो का रिकॉर्ड चेक करती है। पुलिस को पता चलता है कि जॉर्जियो पे पहले से ही गुनाह है क्योंकि उसने बिना लाइसेंस के खुद ने बनाया हुआ हवाई जहाज चलाया होता है। जब एक पुलिस ऑफिसर कार जब्त करने लगता है तो जॉर्जियो उस पे चिल्लाने लगता है जिस वजह से उसकी गिरफ्तारी होती है और उसको रात भर जेल में रुकना पड़ता है। अगली सुबह जॉर्जियो के पिता अलिस रोजा उसकी जमानत करते हैं। जॉर्जियो के पिता चाहते हैं कि जॉर्जियो साधारण बर्ताव करे। अलिस रोजा जॉर्जियो के लिए एक मशहूर मोटरबाइक रेसर के पास एक इंजीनियर का जॉब खोजते हैं। इस बात से जॉर्जियो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है। वो गाड़ी से उतर जाता है और अपने पिता को जाने को कहता है। अगले सीन में वो एक क्लास के अंदर आता है जहाँ गैब्रिएला अपने विद्यार्थियों को प्राकृतिक नियमों के बारे में बता रही होती है। जब गैब्रिएला जॉर्जियो को क्लास के अंदर देखती है, गैब्रिएला क्लास बंद करके जॉर्जियो के साथ अकेले में बात करना चाहती है। वो जॉर्जियो को बताती है कि जॉर्जियो की वजह से उसको अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। जॉर्जियो उससे माफी मांगता है और गाड़ी में बिताए हुए लम्हे के बारे में बात करने लगता है। गैब्रिएला जॉर्जियो को कहती है कि वो कोई प्रतिभाशाली इंसान नहीं है जिसके आविष्कार लोगों को हमेशा मुसीबत में डालते हैं, और वो जॉर्जियो को कहती है कि अगर तुमको दुनिया के नियमों से दिक्कत है तो तुम खुद की दुनिया बना लो। लेकिन गैब्रिएला की इस बात से जॉर्जियो को एक आइडिया आता है। 3 महीने बाद जॉर्जियो मोटरबाइक रेसर के लिए काम करने के लिए मान जाता है। वो इस काम से नाखुश है क्योंकि ये काम उसके दिमाग को चुनौती नहीं देता। रेस ट्रैक पर उसके रेसर की रणनीति बदलने के लिए उसने हाथ में एक निशान पकड़ा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान बोर्ड पे लगाए हुए एडवर्टीजमेंट पे जाता है जिसमें समंदर के अंदर तेल रिफाइनरी दिखाई गई है। इससे उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। इस वजह से रेस ट्रैक पर रेसर को निशान दिखने में तकलीफ होती है और वो गिर जाता है और वो जॉर्जियो को मुक्का मार देता है। कुछ समय बाद जॉर्जियो मॉरिजियो को मिलने जाता है। मॉरिजियो उस वक्त अपने पिता को बता रहा होता है कैसे कंपनी के कर्मचारी कंपनी का पैसा लूट रहे हैं, लेकिन वो पैसा खुद मॉरिजियो चुरा रहा होता है। जॉर्जियो मॉरिजियो से मिलता है और उसको कहता है कि वो खुद का टापू बनाना चाहता है। प्राकृतिक टापू बनाना नामुमकिन है, इसलिए लोहे का उपयोग करके ऑयल रिफाइनरी के डिजाइन की तरह वो एक टापू बना सकते हैं। जॉर्जियो कहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल में भी प्रवेश कर सकते हैं बिना किसी की रोक टोक के। अपने पिता के साथ काम करके थका हुआ मॉरिजियो जॉर्जियो से जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि टापू खड़ा करने के लिए उनको ऑयल रिफाइनरी की तरह समंदर में सीमेंट कंक्रीट के
30 खंभे खड़े करने पड़ेंगे और काम करने के लिए जो लोग लगेंगे उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे और सब सामान अंदर ले जाने के लिए उनको जहाज की भी जरूरत पड़ेगी। और इसी वक्त जॉर्जियो को एक आइडिया आता है। वो मॉरिजियो को बाथटब में दिखाता है कि स्टील का पाइप अगर अंदर से खोखला किया जाए तो पानी पे तैरता है। वो स्टील से बने हुए खोखले खंभे आसानी के साथ समुद्र में बोट के सहारे ले जा सकते हैं और उनमें पानी भर के वो उनको दोबारा डुबा भी सकते हैं। कुछ दिनों बाद मॉरिजियो के अपने पिता से चुराए हुए पैसे से वो काम शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मूवी के पहले सीन में दिखाए गए यूरोपियन काउंसिल में और ज्यादा काउंसिल मेंबर आ जाते हैं और जॉर्जियो की कहानी बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। काउंसिल मेंबर इस बात से बहुत उलझन में चले जाते हैं कि दो आदमी समंदर में स्टील के बड़े बड़े खंभे ले गए, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और उन पे एक मंच तैयार किया और इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगी। जॉर्जियो वापस स्टोरी बताना शुरू करता है। अपने टापू की मीठे पानी की जरूरत पूरी करने के लिए वो समुद्र के नीचे ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। ड्रिल करने के लिए बिठाया गया ड्रिल टावर कोस्ट गार्ड के नजरों में आ जाता है। कोस्ट गार्ड को लगता है ये ड्रिल टावर एंटीना है जो सिग्नल भेजने के लिए उपयोग हो रहा है, जो गैर कानूनी है। जॉर्जियो कोस्ट गार्ड को बताता है वो एंटीना नहीं है, वो ड्रिल टावर है। वो पानी निकालने के लिए ड्रिल कर रहे हैं। पानी के लिए ड्रिल करना गैर कानूनी नहीं है, इसलिए कोस्ट गार्ड वहां से चले जाते हैं। जब टापू के मंच का काम पूरा हो जाता है तो मॉरिजियो कारीगरों को लेके वापस चला आता है, लेकिन जॉर्जियो वही टापू पे रहने का तय करता है। रात को उस टापू पर कॉफी पीते वक्त रेडियो सुन रहा होता है, लेकिन उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जॉर्जियो को लगता है कि वो छतरी के नीचे रहकर बारिश से बच सकता है, लेकिन बीच रात में धीमी बारिश तेज तूफान में बदल जाती है। तेज हवा की वजह से जॉर्जियो की छतरी उड़ जाती है। इसी तूफान के वक्त जॉर्जियो के टापू पे एक बोट आती है जिस पर पिएट्रो बर्नार्डिनी रहता है, जो इस टापू का पहला निवासी बन जाता है। वर्तमान में दिखाया जाता है कि जॉर्जियो की जॉन टोमो के साथ छोटी सी मीटिंग अब बहुत बड़ी मीटिंग में तब्दील हो गई है, जिसमें पूरा यूरोपियन काउंसिल शामिल है। काउंसिल के सेक्रेटरी मिनिस्टर के साथ टापू के निवासियों की मुलाकात कराता है। पिएट्रो के बारे में बताने के बाद सेक्रेटरी वुल्फगैंग रूडी न्यूमैन के बारे में बताने लगता है, जो टापू का मैनेजर है और वो इटली में गैर कानूनी तरीके से घुसा है, जिसके पास इटली की नागरिकता भी नहीं है और वो किसी देश का निवासी भी नहीं है। जॉर्जियो वापस स्टोरी बताना शुरू करता है। रूडी न्यूमैन एक क्लब में काम कर रहा होता है, तभी वो सुर्खियों में सुनता है कि दो लोग समुद्र में टापू बना रहे, तो वो इन दोनों को मिलना तय करता है। जॉर्जियो और मॉरिजियो की नई दुनिया बनाने की बातें सुनने के बाद रूडी उस टापू का पीआर मैनेजर बनने के लिए तैयार हो जाता है और इस टापू का पर्यटन स्थल के स्वरूप में विज्ञापन करना शुरू करता है। पूरे यूरोप में इस जगह के बारे में खबर फैल जाती है और पूरे यूरोप से इस जगह पर लोग पार्टी करने आते हैं। ये समय इस टापू के लिए एकदम बराबर होता है, क्योंकि 1968 में फ्रांस में दंगे चल रहे होते हैं और लोग वहाँ से दूर जाने के लिए इस टापू पे आते हैं। रूडी जॉर्जियो को एस्पेरांतो भाषा के बारे में बताता है, जो टापू के लिए वो चुनते हैं, और जगह का नाम स्टील आइलैंड से बदल के रोज आइलैंड रख देते हैं। मॉरिजियो को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसको इस बारे में पता नहीं होता। ये टापू बहुत मशहूर हो जाता है और सुर्खियों में आने लगता है। और इसी वक्त फ्रैंका को इस टापू के बारे में पता चलता है। फ्रैंका प्रेग्नेंट है और उसको अपने बच्चे का पिता पता नहीं है। फ्रैंका उस टापू पे चली जाती है और बारटेंडर का काम मांगती है। जॉर्जियो और उसके साथी उसको ये काम दे देते हैं। फ्रैंका बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका बच्चा इस टापू का निवासी होगा। जब जॉर्जियो मॉरिजियो की जुए के आइडिया को ना कहता है, उसी वक्त गैब्रिएला उसको मिलने वहां पर आती है। गैब्रिएला को देख के जॉर्जियो हैरान हो जाता है। गैब्रिएला टापू से प्रभावित नहीं होती और उसको लगता है कि एक बस डिस्को है। वो जॉर्जियो को शादी करने वाली है ये बताने के लिए आई होती है। वो जॉर्जियो का रात में रुकने का न्योता ठुकरा देती है। उस रात रूडी और मॉरिजियो की बहस चल रही होती है। रूडी चाहता है कि वाटर स्कीइंग प्रतियोगिता शुरू करे और मॉरिजियो चाहता है कि जुए की प्रतियोगिता शुरू करे। लेकिन इसी वक्त जॉर्जियो को गैब्रिएला की टापू को डिस्को कहने वाली बात पसंद नहीं आती और वो चाहता है कि टापू को एक देश का मानक प्राप्त हो। उनके पास खुद की मुद्रा है, स्टैम्प्स है, पोस्टल सर्विस है और अपनी भाषा भी है, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है, वो है गवर्नमेंट। जॉर्जियो खुद को राष्ट्रपति घोषित करता है, फ्रैंका को अर्थमंत्री, पिएट्रो को संरक्षण मंत्री और रूडी को देश का सेक्रेटरी बनाता है और आखिर में मॉरिजियो सब आंतरिक मामले संभालेगा। वो देश का मानक प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी लिखते हैं। यूनाइटेड नेशंस इटालियन गवर्नमेंट को बताता है और इटालियन गवर्नमेंट उस टापू पे 2 स्पेशल एजेंट भेजते हैं। कुछ दिनों बाद इटालियन गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में इटालियन गवर्नमेंट के मंत्री फ्रैंको रेस्टिवो प्राइम मिनिस्टर जियोवानी लियोने को यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इस टापू के बारे में 2 दिनों पहले बताया है। गुस्से में प्राइम मिनिस्टर जियोवानी कहते हैं कि आपने इस चीज के बारे में कुछ किया क्यों नहीं। इस पर मंत्री फ्रांको रेस्टिवो कहते हैं कि उन्होंने टापू पर 2 एजेंट भेजे हैं जो 40 घंटे से लौटे नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद रेस्टिवो
उन 2 एजेंट को कॉल करते हैं। एजेंट मंत्री को बताते हैं टापू पे मिलने वाली आजादी की वजह से वो बहुत खुश हो चुके हैं और एक एजेंट ने तो अपनी बीवी को भी धोखा दिया है। शाम को टीवी पे न्यूज आती है और फ्रैंको रेस्टियो कहते हैं कि उस टापू को हम खत्म करने वाले हैं, जिसको गैब्रिएला और जॉर्जो के पिता देखते हैं। फ्रैंको की इस बात से उसके सोच से उल्टा बहुत सारे लोग टापू पे खत लिखते हैं और बताते हैं कि उनको नागरिकता चाहिए। कुछ समय बाद जॉर्जो अपने माता पिता को मिलने के लिए इटली आता है। जॉर्जो अपने माता पिता को टापू पे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कारण देके वो ना कह देते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंको के 2 एजेंट जॉर्जो को मिलते हैं। वो जॉर्जो से बीच पर 2 बार्स की मांग करते हैं, जिसके बदले वो जॉर्जो के टापू को कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जॉर्जो उनकी ये मांग ठुकरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। उस रात बाहर के लोगों के लिए वो आइलैंड बंद कर देते हैं ताकि वो 5 लोग जरूरी बातचीत कर सके। उस वक्त मॉरिजियो कहता है कि हमने नागरिकता देना शुरू कर दिया है और रूडी के लिए पहला पासपोर्ट प्रिंट भी करवा चुके हैं, जिसके पास कोई भी नागरिकता नहीं थी। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर जियोवानी की वेटिकन के एक प्रभावी व्यक्ति के साथ मीटिंग होती है, जो प्राइम मिनिस्टर जियोवानी को कहता है ये टापू सुर्खियों में आने लग गया है और मैं इसे पोप से ज्यादा दिन छुपा नहीं सकता, क्योंकि पोप इस बागी विचार के लिए अनुमति नहीं देंगे। जब प्राइम मिनिस्टर जियोवानी चिकी पैलेस पहुंचते हैं तब वो देखते हैं उनके ऑफिस में कई लोगों ने लेटर भेजे हैं जो चाहते हैं कि उनकी इटालियन नागरिकता रद्द की जाए और दुनिया के बहुत सारे गवर्नमेंट्स को ऐसे ही लेटर आ रहे हैं। निराश और हताश जियोवानी फ्रैंको को ऑर्डर देता है कि अगर तुमने इस मसले का हल नहीं ढूंढा तो तुम्हें बहुत बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से एक एजेंट जॉर्जो के पिता जहाँ काम करते हैं वहाँ जाता है। इसी बीच जॉर्जो का टापू बिल्कुल शांत है क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश में लोग पार्टी नहीं कर सकते। मॉरिजियो धूप के दिन खत्म होने के बाद कुछ करने का प्लान करता है। रूडी, फ्रैंका और पिएट्रो टापू से जाने की बात करते हैं, जिससे मॉरिजियो हैरान हो जाता है। जॉर्जो को समझ आ जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। उसके अलावा उसके सारे दोस्त एजेंट से टापू छोड़ने के ऑफर ले लेते हैं। दुखी और धोखा खाया हुआ जॉर्जो अपने पिता से मिलने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता को भी नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि उसके पिता बहुत होनहार कर्मचारी थे। गवर्नमेंट के बुरे बर्ताव से निराश जॉर्जो के पिता को लगता है कि जॉर्जो की पढ़ाई और उसकी मेहनत जाया न जाए। जॉर्जो के पिता जॉर्जो से कहते हैं एजेंट की ऑफर ठुकरा दो और अपने टापू के लिए लड़ो। उसके बाद जॉर्जो गैब्रिएला के पास जाता है। गैब्रिएला अपने मंगेतर के साथ मूवी देख रही होती है। जॉर्जो चाहता है कि उसकी कानूनी लड़ाई में गैब्रिएला उसकी वकील बने, लेकिन वो मना कर देती है। गैब्रिएला उसको कहती है कि उसको यूनाइटेड नेशंस को खत नहीं लिखना चाहिए था। वो भले ही अंतर्राष्ट्रीय समंदर में है, लेकिन वो एक इटालियन नागरिक है और अगर उसको कुछ हासिल करना है तो उसको यूरोपियन काउंसिल जाना पड़ेगा। उसके बाद वो पुलिस ने जब्त की हुई अपनी कार लेता है और दूसरी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट निकाल के अपनी गाड़ी को लगा लेता है ताकि पुलिस उसको वापस न रोके। उसके बाद वो यूरोपियन काउंसिल पहुंचता है और अपनी कहानी बता रहा होता है। उसकी कहानी सुनने के बाद उसको लॉबी में रुकने को कहा जाता है ताकि काउंसिल अपना निर्णय ले सके। इसी बीच इटली में फ्रैंको अपने एजेंट्स को बधाई दे रहा होता है क्योंकि एजेंट्स ने वहाँ से सभी निवासियों को भगा दिया होता है। इसी बीच यहाँ यूरोपियन काउंसिल में जॉन टोमो जॉर्जो को बधाई दे रहा होता है क्योंकि जॉर्जो की कहानी ने यूरोपियन काउंसिल को प्रभावित किया है और वो जॉर्जो का केस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तभी यूरोपियन काउंसिल की लॉबी में इटालियन मंत्री फ्रैंको का कॉल आता है और वो जॉर्जो से बात करने की मांग करता है। तभी जॉर्जो फ्रैंको को बताता है कि यूरोपियन काउंसिल ने उसकी केस की छानबीन करने के लिए मंजूरी दी है। मंत्री फ्रैंको बहुत निराश हो जाता है और वो जॉर्जो को धमकी देता है कि वो इटाली की सैन्य का उपयोग करके उसका टापू उड़ा देगा। टापू पर खतरा मंडराता देखकर जॉर्जो वापस इटली आ जाता है ताकि वो टापू को बचा सके। इसी दौरान गैब्रिएला अपना शादी का खरीदने के लिए एक दुकान पे जाती है और उसको वहाँ पर एक टापू के आकार का खिलौना दिखता है, जिसे देखकर उसको शादी ना करने का ख्याल मन में आता है और जॉर्जो के पास बंदरगाह पर जाती है और वहाँ से वो दोनों बोट में रोज आइलैंड जाते हैं। टापू पर पहुंचने के बाद गैब्रिएला जॉर्जो से पूछती है क्या उसने ये टापू गैब्रिएला के लिए बनाया है। वो जॉर्जो को चूमती है। अगली सुबह वो दोनों इटालियन युद्धपोत की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। यहाँ चिकी पैलेस में फ्रैंको जियोवानी को हमला करने के लिए डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करने को बोलता है। पहले प्राइम मिनिस्टर जियोवानी को ये मजाक लगता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि फ्रैंको इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और वो मना कर देता है क्योंकि ये युद्ध छेड़ने जैसा है। लेकिन मंत्री फ्रैंको उसको याद दिलाता है कि जियोवानी ने उसको बोला था कुछ भी करके इस समस्या का हल निकालो और वहाँ यूरोपियन काउंसिल जॉर्जो की दलील सुनने के लिए भी राजी हो गया है, इसलिए उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है इटली में समंदर के किनारे बहुत लोगों की भीड़ हो चुकी है। वो सब टापू पे होने वाला धमाका देखने के लिए आए हैं। एजेंट के साथ डील पे साइन करने वाला होता है तो इसके बारे में सुनता है। वो मॉरिजियो के पास जाता है और उसको कहता है मेरे साथ टापू बचाने के लिए चलो। मॉरिजियो को लगता है युद्धपोत पानी के अंदर होने से वो बोट लेके नहीं जा सकते। तभी रूडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पानी में वाटर स्कीइंग कंपटीशन कराते हैं। फ्रैंका और पिएट्रो उसमें भाग लेते हैं ताकि वो टापू तक पहुंच सके। उन सबको लगता है कि युद्धपोत उनको सिर्फ डराने के लिए भेजी गई है। जॉर्जो और उसके साथी एक दूसरे का हाथ पकड़कर टापू के किनारे खड़े हो जाते हैं। तभी युद्धपोत से नौसेना प्रमुख उनके ऊपर तोप गोला छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। वो जॉर्जो के लिए चेतावनी होती है। वो सभी लोग
किनारे के ऊपर एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिर से डटकर खड़े हो जाते हैं। तोफ का दूसरा गोला टापू के बहुत पास गिरता है, फिर भी जॉर्जियो और उसके साथी वहां से हिलते नहीं। उसके बाद नौसेना प्रमुख अपने सिपाही टापू पर भेजता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है। प्राइम मिनिस्टर जियोवानी और फ्रैंको को सुर्खियों में हीरोज की तरह दिखाया जाता है और यूरोपियन काउंसिल के सेक्रेटरी इच्छा ना होते हुए भी जॉर्जियो की फाइल फेंकनी पड़ती है। जॉर्जियो और उसके साथियों को युद्धपोत भी लिया जाता है। उसके बाद टापू के स्टील के खंभों को बम लगा दिए जाते हैं और पूरा टापू उड़ा दिया जाता है। उसके बाद जॉर्जियो गैब्रिएला से उसके पिता का टीवी फोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो उसको बताती है कि उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुमने दुनिया बदल दी, जबकि अब आइलैंड भी नहीं बचा। यूरोपियन काउंसिल इस केस को बंद नहीं कर पाता। ऐसी समस्या फिर से ना हो, इसलिए पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस अंतरराष्ट्रीय समंदर की सीमाएं 6 नॉटिकल मील से 12 नॉटिकल मील तक कर देती है। उस दिन से आज तक रोज आइलैंड के अलावा इटली ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। जॉर्जियो और गैब्रिएला की उसके बाद शादी हो जाती है और वो दोनों पूरी जिंदगी एक साथ बिताते हैं। इस तरह एक सच्ची कहानी का अंत होता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।